नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील अमृत। यूजीसी नेट गोल्ड में आप सभी का स्वागत है भाई। आज की जो क्लास रहेगी हमारी, वो क्लास रहेगी क्लास नंबर 8। इससे पहले आप लोगों की 7 क्लासें कंप्लीट हो चुकी हैं। ये 8वीं क्लास है, यूनिट नंबर 1 देख रहे हैं। संघर्ष बेंच है, ठीक है। और हिस्ट्री में भी हम सबसे पहले यूनिट नंबर 1 देख रहे हैं। यूनिट नंबर 1 में आपका एंशिएंट है, यूनिट नंबर 1, 2 और 3, ठीक है। ये 3 यूनिट रहेगी जो प्राचीन भारत से संबंधित है। तो इसमें ही सबसे पहले हम लोग जो देख रहे हैं वो इससे पहले जो क्लास में हमने देखा, थ्योरेटिकल पढ़ी थी, उसमें पढ़ा पुरातात्विक अवशेष। तो पुरातात्विक अवशेष के बारे में ही ये आपके एमसीक्यू रहेंगे, ठीक है। तो 25 क्वेश्चन लेकर आया हूं आप लोगों के सामने। 25 क्वेश्चन जो है इससे अगली क्लास यानी कि 9वीं क्लास में कराऊंगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। यदि आप लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक तथा शेयर भी जरूर कर दिया करो भाई, ठीक है। चलिए जी, तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्क्रीन पर आ चुका है। 50 क्वेश्चन है आपके पुरातात्विक अवशेषों से संबंधित, ठीक है। तो उनमें से आज 25 क्वेश्चन करने वाले हैं। स्तूप और उनका महत्व देखते हैं सबसे पहले। तो सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था, ये आपको बताना है। देखिए, सांची स्तूप का निर्माण के बारे में मैंने आपको इससे पहले जो है सबसे पहले इससे पिछली जो क्लास थी, ठीक है, उसी में आप लोगों को बताया था कि सांची का जो स्तूप है वो आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। कहां पर भाई? एमपी में स्थित है। एमपी में कहां पर? रायसेन जिले में, ठीक है। एमपी के रायसेन जिले में ये स्थित है। एमपी के रायसेन जिले में सांची का स्तूप स्थित है। सांची का स्तूप जो है एमपी के रायसेन जिले में स्थित है और 3री शताब्दी में, ठीक है, तीसरी ईसा जो है, तीसरी ईसा पूर्व, ठीक है, तीसरी बीसी कह लो या 3री शताब्दी ईसा पूर्व में इसका निर्माण करवाया गया। किसके द्वारा? अशोक के द्वारा। अशोक के काल में इसका निर्माण करवाया गया था। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा भाई आपका अशोक, ठीक है। अशोक के काल में आ जाएगा। समुद्रगुप्त की बात करें तो ये आपका गुप्त वंश का राजा था, भारत का नेपोलियन इसको कहा जाता है। कनिष्क की बात करें तो ये आपका कौन सा? कुषाण वंश का सबसे प्रमुख राजा माना जाता है और सबसे शुद्ध सोने के सिक्के इसी के द्वारा जारी किए गए थे। हर्षवर्धन की बात करें तो वर्धन वंश से संबंधित था या पुष्यभूति वंश से संबंधित था, जिसने कन्नौज और हरियाणा के क्षेत्र में यानी कुल मिलाकर उत्तर भारत के क्षेत्र में इसने शासन किया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2, सांची स्तूप किस धर्म से संबंधित है? बताओ भाई, सांची का जो स्तूप है वो कौन से धर्म से संबंधित है? अभी आपको बताया। देखो, स्तूप जितने भी होंगे आसान सा आंसर है इसका, ठीक है। आप लोगों को बताना, बताओ फटाफट, ठीक है। तो सांची का जो स्तूप है मैंने आपको बताया कि एमपी में स्थित है। एमपी के रायसेन जिले में अशोक ने इसका निर्माण करवाया 3री शताब्दी ईसा पूर्व में। तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। स्तूप जितने भी होंगे सारे के सारे बौद्ध धर्म से जो है संबंधित होंगे भाई, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करें तो भरहुत स्तूप किस काल का है, यानी कि भरहुत स्तूप का निर्माण कौन से काल में करवाया गया था, ये आपको बताना है, ठीक है। तो भरहुत स्तूप के बारे में बताना है आपको कि इसका निर्माण किस काल में हुआ। देखिए, भरहुत स्तूप का निर्माण की अगर मैं बात करूं तो एक वंश आएगा आपका शुंग वंश, ठीक है। शुंग वंश की अगर हम बात करें, पुष्य भूति शुंग, ठीक है, पुष्य मित्र शुंग, सॉरी, ठीक है, पुष्य मित्र शुंग ने इस वंश की स्थापना की, शुंग वंश की। और ये एक ब्राह्मण वंश माना जाता है, ठीक है। ब्राह्मण वंश इसको माना जाता है। भारत का पहला ब्राह्मण वंश भी इसी को माना जाता है, शुंग वंश को, ठीक है। तो शुंग वंश में ही भरूत स्तूप का निर्माण करवाया गया। कहां पर भाई? इस स्तूप की अगर हम बात करें तो ये एमपी में स्थित है, ठीक है, मध्य प्रदेश में स्थित है। और इसी काल में, ठीक है, ठीक है, इसी काल में क्या हुआ, जो ना भरूत स्तूप जो है, भरूत स्तूप में जातक कथाओं का उल्लेख किया गया। किसका? जातक जो कथाएं होती हैं गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित जातक जो कथाएं हैं उनका उल्लेख या उनका चित्रण इस स्तूप में किया गया है। इसकी दीवारी पर, वेदिका पर आपका जातक कथाओं का निर्माण किया गया है। या और इसके अलावा रेलिंग की अगर बात करें तो इसकी रेलिंग जो है, रेलिंग में भी पत्थरों का निर्माण किया गया है या पत्थरों का प्रयोग किया गया है। जबकि इससे पहले अगर हम बात करें मौर्य काल में तो लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता था रेलिंग में स्तूपों की। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अमरावती स्तूप किस नदी के किनारे है? देखिए, अमरावती जो है आपका ये आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में पड़ता था, अभी फिलहाल जो है तेलंगाना के क्षेत्र में चला गया है। तो कुल मिलाकर तेलंगाना के क्षेत्र में इसको कहा जाएगा। तेलंगाना के क्षेत्र में है। अब तेलंगाना के क्षेत्र में है तो देखो, आपका एक तो आपका जो है बात करें गंगा नदी, ये नहीं आएगी, ठीक है। इसके अलावा तापी नदी की अगर बात करें तो तापी नदी भी आपकी उस क्षेत्र में नहीं बहती, क्योंकि तापी नदी जो है मध्य प्रदेश से निकलकर महाराष्ट्र होते हुए आपकी गुजरात साइड में जाकर अरब सागर में गिर जाती है। और गंगा की बात करें तो गंगा तो आपका जो है हिमालय के क्षेत्र से निकलती है। इसके अलावा उत्तराखंड के बाद उत्तर प्रदेश और बिहार होते हुए, इसके अलावा झारखंड और पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश में चली जाती है, ठीक है। तो अमरावती स्तूप की अगर हम बात करें तो अमरावती स्तूप जो मिलेगा आपका तेलंगाना के क्षेत्र में है, ठीक। और ये अगर हम बात करें तो गोदावरी के किनारे नहीं है बल्कि कृष्णा नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। कृष्णा नदी की अगर हम बात करें तो ये आपकी एक राज्य पड़ता है आपका कौन सा? कर्नाटक, ठीक है, सॉरी महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र, ठीक है। तो महाराष्ट्र के क्षेत्र से इस नदी का उद्गम होता है। महाराष्ट्र में महाबलेश्वर चोटी है तो वहां से इस नदी का उद्गम
देखने को मिलता है। जबकि बात करें गोदावरी की, तो गोदावरी जो नदी है ये आपकी कहाँ से निकलती है? ये निकलती है भाई गोदावरी नदी महाराष्ट्र में ही एक आपका जिला पड़ेगा नासिक, ठीक है, महाराष्ट्र में ही एक जिला पड़ता है नासिक, और नासिक में ही एक चोटी है आपकी त्रयंबक चोटी, तो वहां से इसका उद्गम होता है। देखिए अमरावती के बाद देखेंगे स्तूप में तोरण क्या है? तोरण क्या होता है बताओ, ठीक है, स्तूप में जो तोरण होता है वो क्या होता है, ठीक है। देखो भाई थोड़ा सा मैं आपको इसमें स्ट्रक्चर इसका बता दूं बना के कि तोरण होता क्या है। ये मान लो ये इस तरह से जो है एक संरचना होती है, जैसे स्तूप कहा जाता है, इसके बाद नीचे इस तरह से भाग होता है इसमें, ठीक है, ये इस तरह से, इसमें जो आपका एक मेन गेट होता है, ठीक है, मेन गेट जो होता है, ठीक है, द्वार जो होता है, ठीक है, द्वार कह सकते हैं, ठीक है, द्वार इसको कहा जा सकता है, यानी कि प्रवेश द्वार इसको कह सकते हैं। तोरण द्वार जो है ये एक तरह का प्रवेश द्वार होता है, प्रवेश द्वार होता है, ना तो मूर्ति होगी, ना ही पूजा की विधि है, और ना ही स्तूप की छाया, तो ये रहेगा क्या भाई, प्रवेश द्वार इसको कहा जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, सांची स्तूप की रेलिंग पर किसका चित्रण मिलता है? बताओ भाई सांची जो स्तूप है उसकी रेलिंग पर किसका चित्रण किया गया है? किसकी आकृति उस पर बनाई गई है? ठीक है, देखो भाई आप ऑप्शन को देखकर भी इसका आंसर आसानी से लगा सकते हो। यदि आपने पहले नहीं पढ़ा कभी, जैसे तो मैंने पढ़ा था पिछली क्लास में आपको तो आप जो है बिना पढ़े भी इसका आंसर दे सकते हो। देखो रेलिंग स्तूप की बात कर रही थी, सांची स्तूप की रेलिंग में किसका चित्रण? देखो रामायण का तो चित्रण होगा नहीं, थी सीधी सी बात है, ना ही गीता का होगा और ना ही राजतरंगिणी का, तो क्या मिलेगी? जातक कथाएं। जातक कथाएं जो है बुद्ध के जीवन से संबंधित है, गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित है। तो बुद्ध के जीवन से संबंधित जो घटनाएं हैं, जो कहानियां हैं, उन्हीं को जातक कथा कहा जाता है। तो कुल मिलाकर बी आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्तूप में मुख्य गुंबद किसे दर्शाता है? स्तूप में जो मुख्य गुंबद जो होती है, ठीक है, वो किसको दर्शाती है, ये आपको इसमें बताना है, ठीक है। गुंबद का मतलब है ये ऊपर जो है उल्टे कटोरे की भांति जो संरचना होती है, इसी को गुंबद कहा जाता है। तो ये किसको दर्शाती है ये आपको इसमें बताना। देखो भाई गुंबद जो होती है ना, गुंबद के ऊपर वाला जो भाग होता है जिसको हर्मिका कहा जाता है, यहाँ पर एक क्षेत्र होता है जिसे हर्मिका बोलते हैं। इसमें आपका क्या होता है, हर्मिका में, हर्मिका में क्या होता है, हर्मिका में देवता के अवशेष रखे जाते हैं। देवता मतलब गौतम बुद्ध या उसके अनुयायियों के अवशेष रखे जाते हैं। तो कुल मिलाकर क्या रहेगा, ये एक तरह का अगर बात करें, इसके ऊपर एक आपका छत्र होता है, ठीक है, यहाँ पर छत्र होता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें ये पूछ रहा है स्तूप में मुख्य गुंबद किसे दर्शाता है? गुंबद जो है ना तो बुद्ध के शरीर को दर्शाता है, ना ही बुद्ध का ज्ञान दर्शाता है, और ना ही मूर्ति। ये एक तरह के समाधि स्थल इसको माना जाएगा, ठीक है। क्या माना जाएगा भाई? समाधि स्थल इसको माना जाएगा, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा सही आपका कौन सा? सी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका, सांची स्तूप का निर्माण किस सामग्री से हुआ है? सांची जो स्तूप है उसका निर्माण में किस सामग्री का प्रयोग किया गया है, ये आपको बताना है। देखिए सांची जो है, सांची का जो स्तूप है, मैंने आपको बताया कि मध्य प्रदेश में एक रायसेन जिला पड़ता है, उस रायसेन जिले में स्थित है सांची का स्तूप। 3री शताब्दी ईसा पूर्व में अशोक के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। पिछली क्लास में आपको बताया था। इसमें आपका संगमरमर का प्रयोग नहीं हुआ है, ना ही काले पत्थर का इस्तेमाल, और ना ही पीतल का इस्तेमाल किया गया। इसमें क्या है कि ईंटों और पत्थरों का इस्तेमाल करके इसका निर्माण किया गया है। ईंटों और पत्थरों का निर्माण करके इसका जो है, ईंटों और पत्थरों के द्वारा इसका निर्माण किया गया है सांची के स्तूप का। बुद्ध की छवि सांची में कैसी दिखाई गई है? बताओ भाई बुद्ध की जो छवि है वो सांची का जो स्तूप है उसमें किस प्रकार से दिखाई गई? बुद्ध की जो इसमें प्रतिमा दिखाई गई है, छवि को जो दिखाया गया है, वो एक प्रतीकात्मक के रूप में, यानी कि एक देवता के रूप में, एक ईश्वर के रूप में दिखाने का प्रयास किया गया है। तो आंसर रहेगा इसका आपका, केवल चित्र के रूप में तो नहीं कह सकते, नहीं दर्शाया गया, और प्रत्यक्ष रूप से भी नहीं दर्शाया गया है, बल्कि प्रतीकात्मक के रूप में इसको दर्शाया गया है। अनेक चित्र बनाकर उनके रूप में इसको दर्शाया गया है भाई, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, स्तूप का हर्मिका किसका प्रतीक है? बताओ भाई स्तूप का जो हर्मिका है वो किसका प्रतीक माना जाता है? ऑप्शन ए में दिया गया है आपका स्वर्ग का, बी में है आपका ध्यान का, सी में दिया गया है आपका क्या, सी में दिया गया आपका छत्र का, और डी में दिया गया राजा का। देखो राजा से तो कोई संबंध है नहीं, क्योंकि हर्मिका में है गौतम बुद्ध या उनके अनुयायियों के अवशेष रखे जाते हैं। तो इसका मतलब ना तो उसको ध्यान का माना जाएगा और ना ही छत्र। छत्र हर्मिका के ऊपर होता है। मैंने आपको बताया ये उल्टे कटोरे की भांति एक संरचना होती है, ठीक है। इसके ऊपर एक आपकी हर्मिका बनी होती है, यहाँ पर बुद्ध या उसके अनुयायियों के अवशेष रखे जाते हैं, और इसके ऊपर छत्र होता है, ठीक है, इसके ऊपर छत्र होता है। तो छत्र भी नहीं होगा और ना ही राजा होगा, ना ध्यान होगा, तो फिर क्या रह गया? स्वर्ग रह गया, ठीक है।
तो स्वर्ग के रूप में इसको दर्शाया जाता है। एक बहुत ज्यादा पवित्र स्थल, इसको पवित्र स्थान इसको माना जाता है। स्तूप का सबसे पवित्र स्थान भी इसी को माना जाता है, हर्मिका को ही। हर्मिका को ही स्तूप का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन देखेंगे। ये आपके पिछले जो 10 क्वेश्चन हम लोगों ने देखे वे स्तूप से संबंधित थे। अब अगले 10 क्वेश्चन देखने वाले हैं किससे, मंदिरों से संबंधित। ठीक है, मंदिर स्थापत्य कला से संबंधित अगले क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो कोणार्क मंदिर किस देवता को समर्पित है, बताओ। बहुत आसान है। कोणार्क का जो मंदिर है उड़ीसा में स्थित है, और गंग वंश के राजाओं के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था भाई। तो यहाँ पर ना तो शिव और ना ही विष्णु और ना ही ब्रह्मा को दर्शाया गया, बल्कि सूर्य देवता को इसमें दर्शाया गया है। और रथ के रूप में इस मंदिर का निर्माण किया गया है, और इसको 7 घोड़े खींचते हुए प्रतीत होते हैं। और इस रथ के ऊपर एक मंदिर का, एक संरचना का निर्माण किया गया है, उसी को बोलते हैं भाई कोणार्क का सूर्य मंदिर। ठीक है, चलिए जी अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, कोणार्क मंदिर किस राज्य में स्थित है। अभी आपको बताया था कि जो कोणार्क का जो मंदिर है ये आपका उड़ीसा राज्य के भुवनेश्वर जिले में स्थित है आपका। तो उड़ीसा आ जाएगा भाई इसमें, उड़ीसा इसका ऑप्शन सही हो जाएगा जी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कोणार्क मंदिर किस शैली का उदाहरण। देखो कोणार्क जो मंदिर है वो किस शैली का उदाहरण है आपको बताना। मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि मंदिर जो बनाए गए, देखो उत्तर भारत के जितने भी आपके मंदिर होंगे वे सारे के सारे नागर शैली के होंगे। इसके अलावा विंध्यन पर्वत के बाद, विंध्यन पर्वत के बाद और आपका अगर बात करें मध्य यूपी वाला जो क्षेत्र रहेगा, वो सॉरी मध्य भारत का जो क्षेत्र रहेगा, ठीक है, उसमें कौन कौन सा आ जाएगा। विंध्यन पर्वत के बाद यानी कि एमपी के बाद आपका जो क्षेत्र स्टार्ट होता है, और इसके अलावा कृष्णा नदी के आसपास तक का जो क्षेत्र है, ठीक है, उसमें सारा मिलेगा आपको बेसर शैली। ठीक है, उसमें मिलेगी आपको कौन सी, बेसर शैली। और अगर बात करें बेसर शैली की, बेसर शैली जो है वो द्रविड़ और नागर शैली दोनों का मिश्रित रूप माना जाता है। दोनों का मिश्रित रूप इसको माना जाएगा, मिश्रित रूप इसको माना जाएगा। और इसके बाद दक्षिण भारत में मिलेगी आपको द्रविड़ शैली। तो कोणार्क मंदिर आता है आपका उत्तर भारत के क्षेत्र में, तो यहाँ पर मिलेगी आपको भाई नागर शैली। ठीक है, नागर शैली का, नागर शैली में इसका निर्माण किया गया था जी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, खजुराहो मंदिर किस वंश द्वारा बनवाए गए थे, यानी कौन से वंश के राजा थे जिन्होंने खजुराहो मंदिरों का निर्माण करवाया। मैंने आपको बताया था कि चंदेल वंश के राजा जो थे, चंदेल वंश के जो शासक थे, उन राजाओं ने इस मंदिर का निर्माण करवाया। कोई एक राजा तो ऐसा नहीं है जिसने इसका निर्माण करवाया, इसमें अनेक राजाओं के द्वारा इसमें योगदान प्रदान किया गया। तो कुल मिलाकर चंदेल वंश के राजा जो एमपी और थोड़ा सा महाराष्ट्र का जो क्षेत्र आता था, इस क्षेत्र में आपके निवास करते थे। ठीक है, तो इन लोगों के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। नर्मदा और तापी नदी के आसपास जो है चंदेल वंश के राजाओं ने शासन किया मालवा के क्षेत्र में, तो यहाँ के राजाओं ने ही खजुराहो के मंदिर का निर्माण करवाया था जो एमपी में स्थित है। खजुराहो की मूर्ति किस विषय पर आधारित है, बताओ कौन से विषय से संबंधित है खजुराहो की जो मूर्ति है। मैंने आपको बताया था कि आपका जो खजुराहो का जो मंदिर है, यहाँ पर आपको नग्न मूर्तियां देखने को मिलेगी। नग्न मूर्तियों का निर्माण किया गया है। तो नग्न मूर्तियां मतलब काम कला, काम, ठीक है, काम वासना जो है, ठीक है, काम वासना जो है उससे संबंधित यहाँ पर आपको मूर्तियां देखने को मिलेगी। काम कला से संबंधित मूर्तियां आपको देखने को मिलेगी जो नग्न अवस्था में दर्शाई गई है, महिला और पुरुषों को एक साथ में। ठीक है, चलिए तो बी आंसर इसका सही हो जाएगा भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है आपका महाबलीपुरम। ठीक है, महाबलीपुरम के रथ मंदिर किस शैली के उदाहरण हैं, बताओ भाई महाबलीपुरम के जो मंदिर हैं वे किस शैली के एग्जाम्पल माने जाएंगे। देखो महाबलीपुरम के जो मंदिर हैं वे दक्षिण भारत में है, दक्षिण भारत में है, आंध्र प्रदेश कर्नाटक के क्षेत्र में। ठीक है, तो यहाँ के जो मंदिर मिलेंगे आपको वो मिलेंगे द्रविड़ शैली में, यानी कि कृष्णा नदी के बाद के क्षेत्र में इन मंदिरों का निर्माण किया गया है। और इनको आपका क्या, ठीक है, सप्त पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। इन मंदिरों को सप्त पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। महाबलीपुरम के जो मंदिर है, मामल्लपुरम भी इसको कहा जाता है। तो यहाँ के जो मंदिर हैं वे आपके द्रविड़ शैली में देखने को मिलेंगे। द्रविड़ शैली में, दक्षिण भारत के हैं तो द्रविड़ शैली में देखने को मिलेंगे। द्रविड़ शैली में कौन सी विशेषता प्रमुख होती है, बताओ भाई द्रविड़ शैली में देखो कौन सी विशेषता प्रमुख होगी, आपको इसमें बताना है जी। फटाफट बता दो इसका आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन आप लोगों को बताना है कि द्रविड़ शैली के जो मंदिर हैं उनकी प्रमुख विशेषता क्या होती है। देखो द्रविड़ शैली में जो मंदिर हैं, गुंबद का प्रयोग तो इनमें होगा नहीं, तोरण द्वार का भी प्रयोग नहीं होगा, शिखर तो देखो होते ही हैं, लेकिन प्रमुख विशेषता की अगर बात करें तो इनका जो गोपुरम होता है, गोपुरम कहा जाता है मुख्य प्रवेश द्वार को। मंदिर में गोपुरम जो कहा जाएगा वो प्रवेश द्वार को कहा जाएगा। इसके अलावा विमान, विमान मतलब कि जो उसका ऊपर वाला हिस्सा जो होता है, ठीक है, जो शिखर है, ठीक है, उसको विमान कहा जाता है। तो विमान और गोपुरम इसमें आपको विशाल देखने को मिलेंगे। एक विशाल आपका गोपुरम यानी कि प्रवेश द्वार, बहुत बड़ा प्रवेश द्वार देखने को मिलेगा। इसके अलावा दूसरा फिर विमान, विमान शैली में यानी कि जो है बहुत ऊंचाई पर इन मंदिरों का निर्माण
किया जाता है। तो कुल मिलाकर आपका द्रविड़ शैली की सबसे प्रमुख विशेषता की अगर हम बात करें तो विमान और गोपुरम देखने को आपको मिलेगा जी, ठीक है। इसके बाद नागर शैली की बात करें तो नागर शैली में शिखर की आकृति कैसी होती है? शिखर मतलब जो है शिखर, ठीक है, जो ऊपर वाली संरचना जो होती है मंदिर की, तो नागर शैली में पूछ रहा है। नागर शैली मतलब ये जो हमारे क्षेत्र में, इनके उत्तर भारत के क्षेत्र में, ठीक है, उत्तर भारत के क्षेत्र में जो मंदिर बनाए जाते हैं उनका जो ऊपर वाला हिस्सा होता है शिखर, वो आपका किस शैली में देखने को मिलेगा? वो मिलेगा भाई आपका पिरामिड शैली में। ये वाली जो शैली होती है इसको बोलते हैं पिरामिड शैली, ठीक है। इसको पिरामिड शैली कहा जाता है, ठीक। ना तो गोलाकार है, ना ही कोर्णाकार है और ना ही बेलनाकार है, ठीक। तो पिरामिड शैली में यहाँ के मंदिरों का शिखर देखने को आपको मिलेंगे नागर शैली के। बेसर शैली किस क्षेत्र में फैली हुई है? देखो बेसर शैली के बारे में मैंने आपको बताया था, ना तो उत्तर भारत में है ना ही दक्षिण भारत में है। तो कहां पर मिलेगी फिर? इनके बीच का जो क्षेत्र है, दक्षिण भारत उत्तर भारत के क्षेत्र का, महाराष्ट्र और कर्नाटक वाला क्षेत्र, कर्नाटक तो नहीं आएगा, दक्षिण भारत में आ जाएगा। तो महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है उसमें आपको ये देखने को मिलेगी। महाराष्ट्र में देखने को मिलेगी कौन सी? बेसर शैली। महाराष्ट्र में देखने को मिलती है बेसर शैली। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है आपका वो रहेगा, कोणार्क मंदिर के रथ में के कितने पहिए हैं? बताओ। अच्छा, कोणार्क जो मंदिर है उसमें जो रथ के पहिए हैं वो कितने हैं? मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो है कोणार्क मंदिर जो है इसमें आपके रथ के जो पहिए हैं वे कुल 24 इसमें पहिए हैं और 7 घोड़े इसको खींचते हुए प्रतीत होते हैं। तो कुल मिलाकर आपका 24 इसमें सही आंसर आ जाएगा भाई, ठीक है। चलिए जी अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें, कोणार्क मंदिर को क्या कहा जाता है? बताओ भाई, बहुत बढ़िया है क्वेश्चन। कोणार्क मंदिर को और किस नाम से जाना जाता है? कोणार्क मंदिर की अगर हम बात करें तो इसको और क्या कहा जाता है? मैंने आपको बताया था कि ये जो आपका कोणार्क मंदिर है उड़ीसा में स्थित है और ये सूर्य देवता को समर्पित है। कौन से देवता को? सूर्य देवता को। तो जब सूर्य देवता को समर्पित है तो चंद्र मंदिर नहीं कहेंगे, काला मंदिर नहीं कहेंगे, शिवालय भी नहीं कहा जाएगा, तो सूर्य का रथ भी इसको कहा जाता है, या फिर इसका ब्लैक पैगोडा भी इसको कहते हैं कभी कभी, ठीक है। वो भी नाम आपको देखने को इसमें मिल जाएगा। एलोरा में कैलाश मंदिर किस देवता को समर्पित है? बताओ भाई, एलोरा का जो मंदिर है ये किस देवता को समर्पित है? कौन से देवता को समर्पित है एलोरा का जो मंदिर है? एलोरा का जो मंदिर है वो एक विशाल मंदिर है और बहुत प्रमुख है, ठीक है। और राष्ट्रकूट वंश के राजाओं के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था, एलोरा का जो कैलाश मंदिर है। और ऐसा कहा जाता है कि एकास्म पत्थर को काटकर इसका निर्माण करवाया गया, यानी कुल मिलाकर एकास्म मंदिर भी इसको कहा जा सकता है। एक पत्थर को ही काटकर पूरे मंदिर का निर्माण करवाया गया। तो ये आपका शिव जन के शिव को समर्पित है, भगवान शिव को समर्पित है आपका कैलाश मंदिर जो एलोरा में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एलोरा में हिंदू बौद्ध जैन गुफाएं किसकी सहिष्णुता दर्शाती है? किसकी सहिष्णुता दर्शाती है ये आपको इसमें बताना है, ठीक है। एलोरा में जो गुफाएं देखने को मिलेगी आपको, एलोरा की जो गुफाएं हैं उनमें आपके बौद्ध धर्म से संबंधित भी है, जैन से भी है और आपके हिंदू धर्म से भी संबंधित है। तो ये किसकी सहिष्णुता को दर्शाती है, यानी किस राजाओं की? गुप्त काल के राजाओं ने इसका निर्माण नहीं करवाया, चालुक्य वंश के राजाओं ने भी इसका निर्माण नहीं करवाया और ना ही चोल वंश के राजाओं ने इसका निर्माण करवाया। इसका जो निर्माण करवाया था वो महाराष्ट्र में स्थित थे कौन भाई? राष्ट्रकूट वंश के राजा थे। तो राष्ट्रकूट वंश के राजाओं के द्वारा ही इसका निर्माण करवाया गया था। तो उनकी आपका इसमें क्या है? सहिष्णुता देखने को मिलती है, यानी कि ऐसे राजा थे जो हिंदू धर्म को भी मानते थे, बौद्ध धर्म को भी मानते थे और जैन धर्म को भी मानते थे, यानी कुल मिलाकर तीनों धर्मों को इन्होंने संरक्षण प्रदान किया है राष्ट्रकूट वंश के राजाओं ने। चलिए जी, 6वीं शताब्दी के बाद ये वंश जो है देखने को मिले थे। एलोरा की गुफा किस राज्य में है? अभी आपको बताया कि महाराष्ट्र के क्षेत्र में एलोरा की गुफाएं स्थित है। कहां पर भाई? महाराष्ट्र के क्षेत्र में। तो महाराष्ट्र के क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगी एलोरा की गुफाएं, महाराष्ट्र के क्षेत्र में। उड़ीसा में अगर बात करें तो उदयगिरी की गुफा यहाँ पर स्थित है। उदयगिरी, ठीक है, उदयगिरी की गुफा यहाँ पर देखने को मिल जाएगी आपको, ठीक है। इसके अलावा, ठीक है, आंध्र प्रदेश में आपका अमरावती क्षेत्र वाला स्तूप है, ठीक है। इसके अलावा ये क्षेत्र मिल जाएगा। तमिलनाडु में आपको बहुत सारे मंदिर देखने को मिल जाएंगे। तो आंसर सही होगा इसका सी, महाराष्ट्र आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एलोरा में कैलाश मंदिर कैसे बना? बताओ भाई, एलोरा में जो कैलाश मंदिर है उसका निर्माण किस प्रकार से किया गया? अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि यहाँ पर ये जो है एलोरा का जो कैलाश मंदिर है ये एकास्म मंदिर है, राष्ट्रकूट वंश के राजाओं के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। ये ईंटों से निर्मित नहीं है, ना संगमरमर से और ना ही लकड़ी से, एक ही चट्टान को काटकर इसका निर्माण किया गया है, जो शिव को समर्पित है। किसको भाई? शिव देवता को समर्पित है। बात करें राज्य की तो महाराष्ट्र राज्य में ये आपको देखने को मिल जाएगा भाई, ठीक है। तो ये था आपका भाई 25वां क्वेश्चन, ठीक है। ये आपके 25 क्वेश्चन थे। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी इसके बारे में आप लोग जरूर बताएं, ठीक है। और ये जो है
इन 25 क्वेश्चनों में से आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, ये भी आप लोगों को इसमें बताना है, ठीक है। तो भाई ये भी बताया करो कि भाई आप लोगों के 25 में से कितने क्वेश्चन सही आए हैं, ठीक है, कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं, ठीक है। और यदि आप लोगों ने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक तथा शेयर भी जरूर भाई कर दिया करो, ठीक है। चलिए तो यहीं पे करते हैं आज की क्लास को समाप्त, ठीक है। यहीं पे करूंगा भाई आज की क्लास को समाप्त। अगले 25 क्वेश्चन के लिए अगली क्लास आएगी आपकी, ठीक है। चलो जी, नमस्कार।